दोस्तों बाकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं 28 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए। इसमें पहला क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। किसी का भी आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं H2O। H2O का आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और 1 हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन 1 × 2 करेंगे। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 16 × ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो 1, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो इसका आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे किए। तो आणविक द्रव्यमान की गणना ऑप्शन में है, उपस्थित परमाणुओं के सभी परमाणु के आयतन को जोड़कर नहीं करते हैं, सभी तत्वों के परमाणु के क्रमांकों का वर्ग करके नहीं, तो सब परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों के जोड़कर। तो हाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी अलग अलग परमाणु द्रव्यमानों के योग करके होता है। तो वही बात है। दूसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विभोजतक शूट और रूट सिरों की लंबाई की वृद्धि करता है। तो कह रहा है कौन सा विभोजतक है जो शूट और रूट को वृद्धि करता है। तो जानते हैं हम लोग शूट और रूट को कौन वृद्धि करता है। तो शीर्षस्थ विभोजतक होगा या परसर्व होगा या अस्थायी होगा या अंतर्वेशी विभोजतक। तो इसमें कौन हो जाएगा एपिकल मेरिस्मेटिस। तो शीर्षस्थ विभोजतक किसको वृद्धि करता है, शूट और रूट को, यानी जड़ और शूट मतलब प्रारूह के ऊपरी भाग को वृद्धि करता है। और परसर्व विभोजतक लैटरल मेरिस्मेटिक क्या करता है। तो लैटरल मेरिस्मेटिक तने की वृद्धि करता है, तो ये तने की वृद्धि करता है। अंतर्वेष्टि विभोजतक यह घास वगैरह में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसका व्याख्या है, शीर्षस्थ विभोजतक जड़ और तने के अग्रभाग में पाया जाता है। यह कोशिका के विभाजन द्वारा पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है। प्लग कुंजी मतलब क्या होता है। प्लग कुंजी जस्ट किसके तरह होता है, तो स्विच की तरह होता है। प्लग कुंजी अगर बंद होगा तो उससे धारा प्रवाहित होगा, और खुला होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो ऑप्शन में बोल रहा है, यह परिपथ में विभवांतर को मापता है। विभवांतर को क्यों मापेगा, ये बंद और चालू करने के सिंपल काम करता है। तो परिपथ को जोड़ने और विच्छेदित करने में मदद करता। हाँ, तो पथ को जोड़ता है और तोड़ता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, प्लग कुंजी एक स्विच की तरह काम करती है। जब प्लग लगा होता है तो परिपथ बंद होता है और धारा बहती है। जब प्लग निकाल दिया जाता है तो परिपथ खुला हो जाता है और धारा प्रवाह रुक जाता है। अगला क्वेश्चन में है, मरीज की दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है। तो कह रहा है कि दिल की धड़कन जो डॉक्टर मापता है उस स्टेथोस्कोप से, तो वह किस सिद्धांत पर मतलब किसके ऊपर काम करता है। तो कह रहा है ध्वनि के अपवर्तन द्वारा नहीं, तो बिना परिवर्तन के प्रबंधन द्वारा तो नहीं, विद्युत संकेतों के परिवर्तित करके नहीं, तो ध्वनि के बहुप्रवर्तन के द्वारा कार्य करता है। तो उसमें क्या करता है, स्टेथोस्कोप में होता है। तो ध्वनि का प्रवर्तन कैसे होता है, ध्वनि यहाँ से स्टेथोस्कोप लगाएगा, ध्वनि का प्रवर्तन ऊपर नीचे इससे होते होते कहाँ पहुँचता है, स्टेथोस्कोप के माध्यम से कान तक पहुँचता है। तो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा होता है। इसका व्याख्या है, स्टेथोस्कोप की नली के अंदर ध्वनि तरंगें बार बार दीवारों से टकराकर परिवर्तित होकर आगे बढ़ती है, जिससे आवाज़ बिना ऊर्जा खोए डॉक्टर के कानों तक स्पष्ट पहुंचती है। अगला क्वेश्चन में, एक व्यक्ति एक विशाल
स्थित वस्तु जैसे एक खाली ट्रक को F बल से धक्का देता है तो वस्तु -F बल से प्रतिरोध करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान विपरीत हो, जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होता। तो न्यूटन के तीसरा नियम में कहता है कि अगर क्रिया और प्रतिक्रिया होगा तो वह कैसे कार्य करता है, तो वह भिन्न भिन्न वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ऑप्शन बोल रहा है वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल शून्य होता है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल रद्द हो जाता है। नहीं, वो दोनों बराबर भाग और भिन्न भिन्न वस्तु पर करेगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु का स्थैतिक घर्षण अपकर्ष बल F को संतुलित करता है। तो हाँ, यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसका व्याख्या है, जब हम किसी भारी वस्तु को धक्का देते हैं तो सतह और वस्तु के बीच लगने वाला घर्षण बल हमारे द्वारा लगाए गए बल के बराबर और विपरीत काम करता है, जिससे कुल बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के समान नाम को उसके वैज्ञानिक के नाम से सुमेलित कीजिए। तो कह रहा है मधुमक्खी के समान नाम है, उसके वैज्ञानिक के नाम से सुमेलित कीजिए। तो कह रहा है भारतीय मधुमक्खी के वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारतीय मधुमक्खी के वैज्ञानिक नाम है एपिस सेरेना इंडिका। और फिर एक इटालियन मधुमक्खी होता है, तो इटालियन मधुमक्खी के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेलिफेरा इंडिका, मेलिफेरा एपिस मेलिफेरा होता है। फिर कह रहा है शैल मधुमक्खी का क्या नाम है, तो शैल मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस डर्सेटा, डर्सेटा। और लिटिल मधुमक्खी का क्या नाम होता है, तो लिटिल मधुमक्खी के वैज्ञानिक नाम होता है एपिस फ्लोरी, एपिस फ्लोरी। तो किस में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछता है एग्जाम में कि इटालियन मधुमक्खी का नाम क्या है, तो एपिस मेलिफेरा याद रखिएगा। और भारतीय मधुमक्खी का नाम पूछते रहता है, तो एपिस सेरेना इंडिका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान हो गया, इसका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर व्याख्या में वही है, भारतीय मधुमक्खी का नाम एपिस सेरेना इंडिका होता है, सेल मधुमक्खी का एपिस डर्सेटा होता है, लिटिल मधुमक्खी का नाम एपिस फ्लोरी होता है, इटालियन मधुमक्खी का नाम एपिस मेलिफेरा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को डैश क्या कहता है। तो कह रहा किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी, इसी को तो विस्थापन करते हैं। अगर सरल रेखा में जाएगा तो दूरी और विस्थापन समान होता है, और अगर यहाँ से सरल रेखा में ही यहाँ से यहाँ जाएगा वस्तु और फिर यहाँ आ जाएगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है उसके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाता है, तो विस्थापन कहलाता है। ऑप्शन डी सही होगा। इसका व्याख्या है, दूरी कुल तय किए गए रास्ते की लंबाई, जबकि दूरी होता है जो कुल तय किए गए रास्ते की लंबाई होता है, जबकि विस्थापन केवल शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम सीधी दूरी होता है, और यह एक सदिश राशि है विस्थापन। तो ऑप्शन उसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इसको पहचाना है। तो कथन एक कह रहा, यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। तो कह रहा यह गोलीय दर्पण, गोलीय मुख्य अक्ष के बारे में बात करना है, मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि गोलीय दर्पण है एक, उसका पोल और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। तो हाँ, ये काल्पनिक सीधी रेखा है। तो ऑप्शन ए सही है। मुख्य अक्ष और दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत होता है। तो हाँ, किसी भी गोलीय दर्पण के अगर सेंटर से कोई लाइन जाएगा तो उसका लंबवत होता है। तो ये भी लंबवत है,
यहाँ से एक लंबवत होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी में बोल रहा है, कथन सी में मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण पर दर्पण से परावर्तक के पश्चात दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। नहीं, दर्पण की वक्रता केंद्र से नहीं गुजरती है। कोई समांतर किरण आता है तो इसके फोकस से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र यहाँ होता है, फोकस यहाँ, तो फोकस से होकर गुजरती है, तो ये गलत है। अब कथन 4 कह रहा है गोलीय दर्पण का फोकस इसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। नहीं, फोकस के मुख्य अक्ष पर ही होता है। फोकस होता है जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर ही होता है, तो इसमें 3 और 4 गलत है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसका व्याख्या में वही है लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है एक आयताकार कांच की पट्टी की दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजारने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध है? इसके पहले वाला क्लास में यही क्वेश्चन था। एक आयताकार स्लैब है और उसमें आपतित किरण है, तो आपतित किरण है जो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, और फिर नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, और फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये आपतित किरण होता है और ये होता है जो निर्गत किरण होता है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर हो जाता है। और देखते हैं ऑप्शन इसमें बोल रहा है, ऑप्शन में निर्गत किरण आपतित किरण के पथ पर वापस परिवर्तित नहीं, वापस कहाँ होता है? ये गलत है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होता है, तो अभिसरित भी नहीं होता है। अच्छा, अगला ऑप्शन देखते हैं। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। हाँ, समांतर होती है, अभी बताए थे, लेकिन थोड़ा सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो हाँ, नॉर्मल से थोड़ा सा साइड की तरफ क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या में वही बोल रहा है, चूंकि कांच की पट्टी की दोनों सतहें समांतर होती है इसलिए प्रकाश का मुड़ना दोनों सतहों पर समान और विपरीत होता है, जिसके कारण अपनी मूल दिशा के समांतर निकलती है। क्वेश्चन 10 नंबर में बोल रहा है एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दाब डालता है। तो कह रहा है एक बर्तन है, इसमें तरल भरा हुआ है, तो कह रहा है समान ऊंचाई पर अगर यहाँ तक तरल रहेगा तो समान ऊंचाई पर दाब कैसे डालेगा? तो समान ऊंचाई पर पास्कल के नियम के अनुसार सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, तो इसमें सभी दिशाओं में क्या होगा? समान दाब। तो केवल ऊपर की ओर नहीं, तो पात्र के सभी दिशाओं में समान रूप से, तो हाँ, पास्कल के नियम के अनुसार सभी दिशाओं में समान रूप से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें है व्याख्या में पास्कल के नियम के अनुसार किसी स्थिर तरल में एक गहराई समान ऊंचाई पर स्थित सभी बिंदुओं में समान दबाव का मान बराबर होता है और यह सभी दिशाओं में काम करता है, तो ये सही था। अगला क्वेश्चन में 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो कह रहा है इसमें कौन सा धातु है जो जल से अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है? तो सक्रियता श्रेणी याद रहना चाहिए अभिक्रिया श्रेणी का। तो सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसमें सबसे ऊपर है क्या? पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील पानी से करता है, तो पोटेशियम, तो पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, सोडियम, तो सोडियम ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, सोडियम और पोटेशियम जैसी क्षार धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती है। यह ठंड जल के साथ भी तीव्रता से अभिक्रिया करती है। निकलने वाली हाइड्रोजन गैस से तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोशिका के आकार का संबंध कैसे सही है इसको बताना है। तो
कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। तो हाँ, कोशिका का आकार होता है जो उसके कार्य से संबंधित होता है, ना कि उसके जीव से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। कोशिका सेल होता है, से कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या। किसी भी कोशिका का कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्य कर रही है। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं संदेश भेजने के लिए लंबी होती है। यह जीव के शरीर के कुल आकार पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन में है, लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग किया जाता है? तो लवण जल का विद्युत अपघट्ट कराया जाता है। इसे ही क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और के औद्योगिक उत्पादन के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो अभी बताए थे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी इसको कहते हैं। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन, जिसे लवण जल ब्राइन कहा जाता है, का विद्युत अपघट्ट किया जाता है। प्रतिक्रिया, जब लवण जल की बिजली गुजारा जाता है तो वियोजित होकर एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और हाइबर ऑप्शन में था, हाइबर प्रक्रम किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। और साल्वे प्रक्रिया किसके लिए किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट धोवन सोडा बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है तो एनोड पर क्या विस्थापित होता है? तो क्लोरीन होता है। और कैथोड पर क्या विस्थापित होता है? हाइड्रोजन होता है। और हाइबर प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है? तो अमोनिया को। और सॉल्वे प्रक्रिया में किसको बनाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को, यानी कि धोवन सोडा को। अगला है क्वेश्चन, जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो पीला अपशिष्ट रह जाता है और दो गैस निकलती है। लाल भूरे रंग होती है और दूसरी दहन में सहायता करती है। तो कौन सी गैसें निकलती है? तो कह रहा है, लेड नाइट्रेट, अगर लेड PbNO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनता है? तो एक बनता है, बता रहा पीला अपशिष्ट बनता है, PbO बनता है। और एक लाल भूरी रंग की होती है। लाल भूरी रंग किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का। और एक दहन करने में सहायक होती है। तो दहन करने में कौन सहायक होता है? तो ऑक्सीजन सहायक होता है। तो कह रहा कौन सी गैस निकलती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस नहीं, ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। व्याख्या में बोल रहा है, जब लेड नाइट्रोट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन निकलती है जो दहन में सहायक होती है। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का रंग कैसा होता है? तो NO2 का रंग भूरा होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरण को परिक्षिप्त करता है? तो कौन पराबैंगनी किरण को कौन सोखता है? तो ओजोन सोखता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या है, ओजोन परत वायुमंडल में समताप मंडल में स्थित होता है। तो ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? याद रखिए, स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी समताप मंडल में होता है। और सूर्य के हानिकारक UV किरणें को कुछ करता है, सोख लेता है और त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु से अपचयित किया जाता है? तो यह भी सक्रियता श्रेणी से है। तो सक्रियता श्रेणी में अगर ऊपर रहेगा, जैसे पोटेशियम सोडियम ऊपर रहता है, तो इसको विद्युत द्वारा अपचयित किया जाता है। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है तो उसको किससे करा जाता है? गर्म धातु गर्म करके धातु को अपचयित किया जाता है। तो सबसे कम कौन होता है इसमें? कौन है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड सबसे कम है अभिक्रियाशील। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को किया जाएगा गर्म करके। तो ऑप्शन सी सही है। व्याख्या इसमें, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातुएं जैसे पारा की कम क्रियाशील होती है, इनके ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही ऑक्सीजन अलग हो जाती है और धातु प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग करते हैं? तो लोहे से कोई जंग लगने से किस विधि का उपयोग करेंगे? उसको गैल्वेनाइजेशन करते हैं, उस पर जिंक का परत चढ़ाते हैं, या उसको पेंट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ताकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। तो धातु को अम्ल में घोलना नहीं, धातु का बार बार तापन करना नहीं, धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना। तो हाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। व्याख्या में है, पेंट या तेल लगाने से लौह की सतह हवा और नमी के संपर्क में नहीं आता, इसे जंग नहीं लगती है। अब 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? गर्भ निरोधक कौन, मतलब गर्भ धारण होता है उसको रोकता है। तो यहाँ पकड़ना कि गर्भ निरोधक है, गर्भ निरोधक नहीं पकड़ना है, लेकिन गर्भ निरोधक है कौन, आगे छाट देंगे। तो कह रहा है गर्भ का गर्भपात, यही तो नहीं है। तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक चिकित्सक प्रक्रिया है। अंडाशय, ऑप्शन बी में कह रहा है अंडाशय से अंडों को निकलने से रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन का परिवर्तन करना, यह गर्भ निरोधक होता है। गर्भाशय में कॉपर टी डालना, यह भी होता है। कॉन्डोम का उपयोग करके शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकना, यह भी गर्भ निरोधक विधि है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या में कह रहा है गर्भपात एक चिकित्सक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था के बाद की जाती है, जबकि गर्भ निरोधक विधियां जैसे कॉपर टी या कॉन्डम गर्भधारण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 19 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश होता है। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बटा आवेश। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भौतिकी के अनुसार इकाई आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा, किस प्रकार के न्यूटन का संबंध भार, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार दाब का संबंध किससे है? तो यह रीजनिंग टाइप पर सवाल है। तो ये पूछ रहा है न्यूटन का संबंध किससे है? न्यूटन का संबंध भार से, यानी कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है पूछ रहा है? तो पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या उसी प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधे में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो कायिक प्रवर्धन को एक प्रकार से समझ सकते हैं ग्राफ्टिंग, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कलमी। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो बीज से अंकुरित होकर पेड़ बनता है उससे पहले ये क्या होता है, ग्राफ्टिंग प्रोसेस से जो पौधा तैयार होता है वह फूल फल देने को स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये कम समय में फूल फल को देता है। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ये बीज द्वारा उत्पन्न पौधे की तुलना में पूरी तरह से नए गुण
प्रदर्शित कर सकते हैं? नहीं, यह बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में पहले फूल फल दे सकते हैं। हाँ, फूल फल पहले दे सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या में है, कलम लगाने या ग्राफ्टिंग जैसी विधियां में लगाए गए पौधे तेजी से बढ़ते हैं और बीज वाले पौधे के मुकाबले बहुत जल्दी फल देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड कण डैश द्वारा पृथक होते हैं। तो सबसे पहले कोलाइड कैसा है? तो विषमांगी मिश्रण है कोलाइड। इसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। तो इसको यह विलयन की तरह, देखने में विलयन की तरह होता है, लेकिन यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसको हम किस विधि से अलग करते हैं? पुनः क्रिस्टल करके नहीं, कथन करके नहीं, निस्यंदन करके नहीं। तो ऑप्शन डी में है अपकेंद्रन करके। तो हाँ, अपकेंद्रन करके कोलाइड कण को अलग करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है, कोलाइड विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि समान छानने की विधि से अलग नहीं किए जा सकते। इसके लिए अपकेंद्रन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें मिश्रण बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण केंद्र के बाहर की ओर नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण, हम दूध क्रीम को अलग करना ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे और एक बौने मटर पौधे का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? तो जब लंबे और बौने पौधे का संकरण किया मेंडलीफ ने, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखे। सभी F1 पीढ़ी में क्या, कौन सा लक्षण दिखता है? प्रभावी लक्षण। यानी कि इसमें प्रभावी लक्षण कौन है? यानी कि टॉल यानी कि लंबा है जो सब प्रभावी लक्षण है, और बौना है जो अप्रभावी लक्षण है। तो इसमें सभी पौधे जो होंगे वो सभी लंबे होंगे, क्योंकि इसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखते हैं। तो सभी पौधे लंबे होंगे। ऑप्शन बी सही होगा। इसका व्याख्या है, ग्रेगर मेंडल ने प्रभाविता का नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। यहाँ लंबापन टी प्रभावी लक्षण है, इसलिए इससे मिलने वाले सभी लंबे पौधे दिखेंगे, लंबे पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब ऑप्शन ए में है, पिंड का विस्थापन शून्य होता है, नहीं। बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, नहीं। बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है, हाँ। बल होगा जो विस्थापन की दिशा में होगा, तो यह धनात्मक कार्य होगा। तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ व्याख्या में करा है, भौतिकी के कार्य का सूत्र W बराबर होता है Fs cos थीटा हो, यहाँ पर होगा cos थीटा। यदि बल और विस्थापन के बीच न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम होगा तो कार्य धनात्मक होगा। सरल शब्दों में, जब वस्तु उसी दिशा में आगे बढ़ती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है तो कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जानते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। गोल्गी पिंड को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए लाइसोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं, अब खत्म हो गया। 25 क्वेश्चन हो गया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो पुरानी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसका एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। इसी कारण से इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो हो गया 25 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।